भारत के संविधान की प्रस्तावना या प्रियम्बल को समझना प्रत्येक नागरिक के लिए बहुत ज़रूरी है। और यदि आप स्टूडेंट हैं और आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इससे जुड़े हुए हर एक पहलू को समझना आवश्यक है। यूपीएससी हो या फिर पीएससी, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, उसके लिए संविधान की प्रस्तावना को पढ़ना अति आवश्यक है। इस वीडियो में मैंने प्रस्तावना से जुड़ी हर एक महत्वपूर्ण पहलू को शामिल किया है। इस वीडियो को देखने के बाद मेरा दावा है कि प्रियम्बल से जुड़ा आपका कोई प्रश्न किसी एग्जाम में नहीं छूटेगा। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको प्रियम्बल से जुड़े हुए हर सवाल का जवाब मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना का यह अध्याय। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर यह प्रस्तावना या प्रियम्बल या उद्देशिका क्या है और क्यों इसे संविधान में जोड़ा गया है। एक उदाहरण से मैं आपको समझाता हूं। जब आप कोई किताब पढ़ते हैं, वह किताब करीब 100 से लेकर 500 पेज या फिर 1000 या उससे भी अधिक पेजों की हो सकती है। लेकिन यदि आपके पास समय नहीं है और आपको समझना है कि इस किताब में क्या है या इस किताब का उद्देश्य क्या है, तो इसके लिए आप उस किताब की शुरुआत में लिखे प्रीफेस, जिसे हिंदी में आमुख भी कहते हैं, और कहीं कहीं किताब में लेखक की कलम से या फिर संपादकीय भी इसे कहा जाता है। इसको पढ़कर आसानी से आप समझ सकते हैं कि इस किताब का सारांश क्या है। लगभग सभी किताबों में शुरुआत में ही प्रीफेस या आमुख या संपादकीय या फिर प्रस्तावना के रूप में किताब का सारांश या उद्देश्य लिख दिया जाता है, ताकि किताब पढ़ने वाले को समझ आ जाए कि उस किताब में क्या लिखा है। ठीक इसी प्रकार से भारतीय संविधान भी बहुत बड़ा है। इसमें करीब 395 अनुच्छेद, 395 आर्टिकल्स और लगभग इसमें 1 लाख शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। एक सामान्य व्यक्ति पूरे संविधान को नहीं पढ़ सकता, लेकिन यदि वह संविधान के उद्देश्य को समझना चाहता है तो उसके लिए संविधान के प्रारंभ में प्रियम्बल या प्रस्तावना दी हुई है। इस तरह से प्रस्तावना को पढ़कर भारतीय संविधान के उद्देश्य, उसकी प्रकृति, नेचर आदि की जानकारी आसानी से मिल जाती है। इस तरह से संविधान के सार को समझने के लिए, उसके उद्देश्य को समझने के लिए संविधान में प्रस्तावना को जोड़ा जाता है और भारतीय संविधान में भी इसीलिए प्रस्तावना को जोड़ा गया है। यही कारण है कि जाने माने न्यायविद श्री एन के पालखीवाला ने प्रस्तावना को संविधान की आइडेंटिटी या पहचान पत्र कहा है। जैसे किसी व्यक्ति के पहचान पत्र को पढ़कर हमको पता चल जाता है कि वह व्यक्ति कौन है, किस देश का है, उसकी क्या सरनेम है, आदि आदि। इसी प्रकार से प्रस्तावना को पढ़कर हम समझ पाते हैं कि हमारे संविधान का क्या उद्देश्य है और इस संविधान को बनाने वाले कौन हैं और इस संविधान से हम कैसा देश बनाना चाहते हैं। इसी प्रकार ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर के.एम. मुंशी ने कहा है कि प्रस्तावना या उद्देशिका हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली है। जैसे जन्म कुंडली को देखकर किसी व्यक्ति के भविष्य का अंदाजा लगाया जा सकता है, उसी प्रकार से प्रियम्बल को पढ़कर उस राज्य या देश के भविष्य का अंदाजा लगाया जा सकता है। वहीं प्रसिद्ध राजनीतिक वैज्ञानिक अर्नेस्ट बार्कर ने इसे भारतीय संविधान का कीनोट कहा है। इन सब विचारकों के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि प्रस्तावना क्या है और इसे क्यों भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। अब प्रश्न उठता है कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना को जोड़ने के पीछे की क्या प्रेरणा रही है। दरअसल दुनिया का पहला लिखित संविधान अमेरिका का संविधान था और उस संविधान में एक प्रस्तावना जोड़ी गई थी और इस तरह से संविधान में प्रस्तावना होनी चाहिए, यह परंपरा बन जाती है। इसके साथ ही भारत की बात की जाए तो जब भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था तो 1919 के अधिनियम में भी ब्रिटिश सरकार ने एक प्रस्तावना भारत के लिए प्रस्तावित की थी। इस तरह से अमेरिकी संविधान की प्रेरणा से और 1919 के अधिनियम के अनुभव से भारत के संविधान में भी प्रस्तावना को जोड़ा गया। आपको एक बात और बता दूं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देश्य संकल्प, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पर आधारित है, जिसे
पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया था और पेश किया गया था। साथ ही संविधान सभा के द्वारा उसे अपनाया गया था। प्रियम्बल की व्याख्या करने से पहले एक और सवाल का जवाब समझ लेते हैं। सामान्य तौर पर यह प्रश्न पूछा जाता है कि क्या प्रस्तावना भारत के संविधान का हिस्सा है, भाग है या नहीं। इसको लेकर पहले मतभेद था, लेकिन अब स्पष्ट हो चुका है। दरअसल 1960 में बेरुवारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, लेकिन इसके बाद 1973 में केशवानंद भारती केस और 1995 में LIC ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने बेरुवारी केस में लिए गए निर्णय को बदलते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का अभिन्न अंग है। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, इंटीग्रल पार्ट है और इसे संविधान की व्याख्या करने में इस्तेमाल किया जा सकता है। यह संविधान की आत्मा और मार्गदर्शक सिद्धांत मानी जाती है। यहाँ हमें दो बात समझनी होगी कि प्रियम्बल या प्रस्तावना विधायिका की शक्ति का सोर्स नहीं है और ना ही वह विधान पालिका की शक्ति को कम करता है। साथ ही यह नॉन जस्टिसिएबल या न्याय योग्य नहीं है। इसका ये मतलब है कि प्रस्तावना में जो प्रावधान किए गए हैं उनको लेकर कोर्ट नहीं जा सकते, मतलब कोर्ट के माध्यम से इनको लागू नहीं किया सकता। लेकिन इसके बावजूद यह संविधान की आत्मा है और यह देश की दशा और दिशा तय करती है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि प्रस्तावना में भी 42nd अमेंडमेंट के द्वारा 1976 में अमेंडमेंट या संशोधन किया जा चुका है। 1976 में प्रियम्बल में 3 नए शब्द जोड़े गए: सोशलिस्ट, समाजवादी, सेकुलर, पंथ निरपेक्ष और इंटेग्रिटी या अखंडता। चलिए अब प्रस्तावना की व्याख्या करते हैं। पहले मेरे साथ आप पूरी प्रस्तावना को दोहराइए। पहले हम इसका इंग्लिश वर्जन पढ़ते हैं। We the people of India, having a solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation in our Constituent Assembly. This 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give it to ourselves this Constitution. इसका हिंदी वर्जन है: हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। ये है भारत के संविधान की प्रस्तावना। अब हम एक एक करके प्रस्तावना के मुख्य शब्दों को समझने का प्रयास करेंगे। आपको बता दूं कि प्रस्तावना में जो दिनांक लिखी है 26 नवंबर 1949, उस दिन संविधान तैयार कर लिया गया था, लेकिन इसे लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। इसका मुख्य कारण यह है कि 26 जनवरी 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग करते हुए स्वतंत्रता दिवस मनाने की परंपरा शुरू हुई थी। अतः इस दिन के ऐतिहासिक महत्व को बनाए रखने के लिए 26 जनवरी को भारत के संविधान को लागू किया गया। अभी हमने जो संविधान की प्रस्तावना पढ़ी, इसमें हमें 4 तत्व दिखाई देते हैं, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि प्रस्तावना को पढ़कर 4 बातें स्पष्ट होती हैं। पहला, संविधान की सत्ता का स्रोत क्या है, मीन्स सोर्स ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि शुरुआत में कहा गया है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब हम भारत के लोग। यहाँ पर प्रियम्बल द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि भारत का संविधान किसी और ने नहीं बल्कि हम भारतीयों ने बनाया है।
इसका ये मतलब है कि भारत के लोग ही भारत के संविधान का स्रोत या सोर्स हैं। दूसरी बात जो प्रस्तावना से स्पष्ट होती है वो है नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, मतलब भारतीय राज्य की प्रकृति क्या है। जैसा कि शुरुआत में कहा गया है कि भारत सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक होगा, मतलब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ये सभी हमारे भारत की प्रकृति को स्पष्ट करते, मतलब हमारे भारत का स्वरूप इस प्रकार का होगा। तीसरी बात जो स्पष्ट होती है कि भारत के संविधान के उद्देश्य क्या हैं, तो हमें प्रस्तावना में कुछ शब्द दिखाई देते हैं, जैसे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ये सभी हमारे संविधान के उद्देश्य हैं। और चौथी बात जो स्पष्ट होती है वो है संविधान के अपनाने की तिथि, डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि संविधान में स्पष्ट लिखा हुआ है 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान अपनाया गया था, जिसका उल्लेख प्रस्तावना में सीधा मिलता है। तो ये 4 बातें हैं जो हमें संविधान की प्रस्तावना से स्पष्ट होती हैं कि संविधान का सोर्स क्या है, भारत की प्रकृति या स्वरूप कैसा है, संविधान के उद्देश्य क्या हैं और संविधान को कब अपनाया गया। अब हम एक एक करके इस प्रस्तावना में जो शब्द दिए गए हैं उनकी व्याख्या करते हैं और उनको समझने का प्रयास करते हैं। पहला शब्द है सॉवरेन, जिसको हिंदी में कहा गया है पूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका मतलब है कि हमारा देश पूरी तरह स्वतंत्र है, हम किसी के अधीन नहीं हैं। इसका ये मतलब है कि हम अपने आंतरिक मामलों में स्वतंत्र हैं ही, साथ ही हम बाहरी मामलों में भी स्वतंत्र हैं। भारत अपनी विदेश नीति स्वयं बना सकता है और वह किसी भी तरह से किसी भी देश पर निर्भर नहीं है। राजनीति विज्ञान में सॉवरेनिटी या संप्रभुता का अर्थ होता है सुप्रीम पावर विद इन द स्टेट। इसका यह भी मतलब है कि हमारे देश में ही हमारी सर्वोच्च सत्ता निहित है, किसी अन्य देश में नहीं। इसलिए हम पूरी तरह से स्वतंत्र हैं और हमारा देश आंतरिक और बाहरी दोनों मामलों में निर्णय लेने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। दूसरा शब्द है सोशलिस्ट या समाजवादी। इस शब्द को 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। हालांकि राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों में समाजवादी तत्व हमें दिखाई देता है, लेकिन उसके बावजूद 1976 में समाजवादी शब्द जोड़ा गया ताकि लोगों को ये संदेश मिले कि भारत समाजवाद के प्रति प्रतिबद्ध है। हालांकि समाजवादी शब्द को लेकर तरह तरह के मतभेद रहे हैं, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने समाजवाद का अर्थ बताते हुए स्पष्ट किया कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एम्स टू एंड पॉवर्टी, इग्नोरेंस, डिजीज एंड इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। मतलब लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य है गरीबी, अशिक्षा, बीमारी और अवसर की असमानता का अंत करना। समाजवाद इन सभी के बीच घूमता रहे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट की मान्यता है। तीसरा शब्द है सेकुलर। सेकुलर शब्द को भी 1976 में जोड़ा गया था। सेकुलर का अर्थ है पंथ निरपेक्ष। यहाँ पंथ निरपेक्ष का मतलब यह है कि राज्य का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा। इसका मतलब है कि राज्य की नज़र में सभी पंथ समान हैं और राज्य सभी को समान संरक्षण देगा। अगला शब्द है डेमोक्रेटिक या लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक का मतलब है जनता का शासन, और जनता का शासन वास्तव में स्थापित करने के लिए लोकतांत्रिक परंपरा का इस्तेमाल किया जाता है। लोकतंत्र 2 तरह से स्थापित किया जाता है, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र या डायरेक्ट डेमोक्रेसी में सभी जनता एक साथ मिलकर निर्णय करती है और शासन प्रशासन का कार्य करती है। वहीं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव जनता के लिए शासन करते हैं। चूंकि भारत देश बहुत बड़ा है और भारत में जनता सीधा प्रशासन कर सके ऐसा संभव नहीं है, इसलिए हमारे देश में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का उपयोग किया जाता है। जनता एक निश्चित समय के लिए अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और वे प्रतिनिधि विधानसभा पहुंचकर या संसद पहुंचकर या नगर पालिका, नगर निगम, पंचायत में पहुंचकर उनके लिए, जनता के लिए शासन करते हैं। तो इस तरह से हमारे देश में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया गया है, लेकिन यह लोकतंत्र का ही हिस्सा है। इस तरह से हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। अगला शब्द है रिपब्लिक या गणराज्य। यहाँ गणराज्य का सीधा मतलब है कि हमारे देश का या राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति होगा जो चुनाव के द्वारा चुनकर आएगा।
मतलब हमारे देश का या हमारे राज्य का जो प्रमुख है वो राष्ट्रपति है और वह वंशानुगत नहीं है, बल्कि उनका चुनाव होता है और चुनाव के माध्यम से ही वे देश के प्रमुख बनते हैं। साथ ही गणतंत्र या गणराज्य का दूसरा मतलब ये भी है कि भारत में राजनीतिक संप्रभुता किसी एक व्यक्ति में निहित नहीं है, बल्कि यह जनता में निहित है। गणतंत्र, जनता का तंत्र। साथ ही गणतंत्र या गणराज्य शब्द ये बताता है कि भारत में किसी भी प्रकार का विशेष अधिकार नहीं है, सभी राजनीतिक रूप से समान हैं। अगला शब्द है जस्टिस या न्याय। प्रियम्बल में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस की बात की गई है। जस्टिस का सामान्य तौर पर मतलब होता है गिविंग हिज और हर ड्यू, जिसका जो देय है या जिसको जो मिलना चाहिए, यदि वो उसको मिल जाता है तो उसे हम न्याय कहते हैं। अर्थात योग्यता के आधार पर या डिजर्व के आधार पर किसी व्यक्ति को उसका अधिकार मिल जाता है तो उसे हम न्याय कह सकते हैं। प्रियम्बल के अनुसार पहला है सोशल जस्टिस। इसका अर्थ है जाति, धर्म, भाषा, लिंग, रंग आदि सामाजिक भेदभाव के बिना सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार करना। भारत का संविधान सभी के साथ समान व्यवहार करने की बात करता है। हालांकि जो वर्ग पिछड़े हैं उनके लिए विशेष प्रावधान भी किया गया है। दूसरा है इकोनॉमिक जस्टिस, आर्थिक न्याय। इसका मतलब है आर्थिक क्षेत्र में जनता के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। धन संपदा, आय और संपत्ति के मामलों में सभी के साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा। और तीसरा है पॉलिटिकल जस्टिस या राजनीतिक न्याय। यहाँ राजनीतिक शब्द निर्णय निर्माण को दर्शाता है। जहाँ भी सामूहिक रूप से निर्णय लिए जाते हैं वहाँ राजनीतिक परिप्रेक्ष्य होता है। अब यहाँ राजनीतिक जस्टिस का मतलब है कि जनता को निर्णय निर्माण में भागीदारी मिल सके। इसके लिए 3 अधिकार आवश्यक हैं। पहला, सभी को वोट देने का अधिकार हो, तो हमारा संविधान सभी को मतदान करने का अधिकार देता है। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति को सरकार में शामिल होने का अधिकार है। इसके 2 रास्ते हैं। पहला, वह व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है और चुनाव लड़के सरकार का हिस्सा बन सकता है, या फिर वह लोक सेवक बनकर भी सरकार का हिस्सा बन सकता है। तो इस तरह से मतदान का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार और लोक सेवक बनने का अधिकार आपको राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करता है। अगला शब्द है लिबर्टी या स्वतंत्रता। लिबर्टी का मतलब होता है स्वेच्छा अनुसार कार्य करना, या व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार कार्य कर सके, उसके सामने कोई बाधा ना आए। हालांकि प्रियम्बल में लिबर्टी के प्रकारों को भी स्पष्ट किया गया है। जैसा कि प्रस्तावना में कहा गया है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। यहाँ प्रस्तावना में स्वतंत्रता के मुख्य प्रकारों को स्पष्ट कर दिया है कि आपको विचार करने की स्वतंत्रता है, आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आप किसी भी तरह से अपने आप को अभिव्यक्त कर सकते हैं। आपका जो विश्वास है, जो उपासना के तरीके हैं, जो आपकी आस्था है, आप उसको अपने हिसाब से स्वीकार कर सकते हैं। इसको लेके राज्य किसी प्रकार की रोक टोक नहीं करता है। हालांकि लिबर्टी को फंडामेंटल राइट्स में मौलिक अधिकार में विशेष रूप से समझाया गया है। साथ ही लिबर्टी को स्पष्ट भी किया गया है ताकि किसी प्रकार का भ्रम न रहे। प्रस्तावना में केवल अति आवश्यक लिबर्टी का उल्लेख किया गया है। अगला शब्द है इक्वालिटी या समानता। इक्वलिटी मीन्स द एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस टू एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। समानता का अर्थ है कि भारत में किसी भी वर्ग को विशेष अधिकार नहीं होगा। साथ ही बिना किसी भेदभाव के सभी व्यक्तियों को समान अवसर दिए जाएंगे। और इस समानता के प्रकार को मौलिक अधिकार में विशेष रूप से समझाया गया है। अगला शब्द है फ्रेटर्निटी या बंधुता। प्रस्तावना के माध्यम से बताया गया है कि हम बंधुत्व को बढ़ावा देंगे, मतलब हम सब भारतीय हैं। इसके लिए संविधान के द्वारा सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता अपनाई गई है। हम किसी भी प्रदेश के हों, हम केवल भारत के नागरिक कहलाते हैं। इससे प्रत्येक भारतीय में भारतीयता का अनुभव होता है। प्रस्तावना में फ्रेटर्निटी के साथ 2 बात और कही गई हैं। द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, मतलब व्यक्ति गरिमा, और द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन, राष्ट्र की एकता और अखंडता। मतलब यह बंधुत्व व्यक्ति की गरिमा, साथ ही राष्ट्र की एकता और अखंडता से ही बन सकती है। यहाँ व्यक्ति की गरिमा से मतलब मानव के सार तत्व से है, मतलब मानवता सबसे ऊपर है।
व्यक्ति किसी भी पद पर हो, किसी भी जाति या धर्म का हो, वह पहले मानव है और मानव होने के नाते उसके साथ मानव जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। और हमारी प्रस्तावना व्यक्ति की इसी गरिमा का संरक्षण करती है। वहीं राष्ट्र की एकता और अखंडता से मतलब है कि भारत न केवल भौगोलिक रूप से बल्कि मनोवैज्ञानिक रूप से भी एक राष्ट्र है। कोई भी प्रदेश भारत से अलग होने का दावा नहीं कर सकता। सभी प्रदेश भारत का हिस्सा हैं। साथ ही प्रस्तावना में इस वाक्य के उपयोग का अर्थ है कि भारत में सांप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद और भाषावाद के ऊपर देश की एकता और अखंडता है। संविधान राष्ट्र की एकता और अखंडता को सर्वोपरि मानता है और इसके माध्यम से ही बंधुत्व का, भारतीयता का विकास संभव है। तो इस तरह से प्रस्तावना उस आधारभूत दर्शन और राजनीतिक, धार्मिक व नैतिक मूल्यों का उल्लेख है जो हमारे संविधान का आधार है। प्रस्तावना हमारे संविधान का सार तत्व है। प्रस्तावना में निहित मूल तत्व स्वतंत्र भारत के स्वरूप को आकार प्रदान करते हैं। यह भारत की शासन व्यवस्था, कानून व्यवस्था, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था का आधार प्रदान करते हैं। वास्तव में प्रस्तावना संवैधानिक गुत्थियों का समाधान प्रस्तुत करता है। यह संविधान के लक्ष्यों को सुनिश्चित करता है। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। उम्मीद है कि आपको प्रियम्बल के बारे में बहुत कुछ स्पष्ट हो गया होगा और इस वीडियो को सुनने के बाद आपको प्रस्तावना के बारे में बहुत कुछ समझ में आया होगा। इसके बाद भी यदि आपका प्रस्तावना को लेकर कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा ताकि आगे हम उसको कवर कर सकें।